सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और केमिस्ट्री में हमारा जो अभी सेशन चल रहा है वह है इनऑर्गेनिक। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत हमने पिछले क्लास में जो एक्सप्लेन किया था ग्रुप नंबर 15, और इसमें ग्रुप नंबर 15 में हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन HNO3 का जो प्रिपरेशन है इसको बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप HNO3 का प्रिपरेशन खासकर ओसवाल्ड प्रोसेस, हमने कहा कि आपको जो CBSE से तो पी ब्लॉक को हटा दिया है, लेकिन BACB बिहार बोर्ड जो है उसमें आपको पी ब्लॉक से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन बिहार बोर्ड में पी ब्लॉक इंक्लूडेड है, तो उसमें 3 प्रिपरेशन आप बखूबी याद रखोगे। हेबर विधि के द्वारा अमोनिया, ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड और कांटेक्ट प्रोसेस से संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 प्रिपरेशन यदि आप याद रखते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका 5 नंबर, उसमें इस 3 में से एक अवश्य आपसे पूछता है। तो ये नाइट्रिक एसिड का जो प्रिपरेशन है ओसवाल्ड प्रोसेस से, आप इसको जरूर याद रखोगे। अब आज जो है हम नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो प्रेजेंटेशन है वह है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से होते हैं और ग्रांटेड क्वेश्चन यहां से भी होते हैं। आपको केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन निश्चित पूछता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूर्णतः ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन छूट न पाए। चलिए, तो नाइट्रिक एसिड नाम से ही मालूम है, नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यह एक ऑक्सो एसिड है। जब एसिड है तो यह वाटर में, यदि एसिड है HNO3 है, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो H+ आयन देगा और NO3- यानी नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। या आप यूं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि जब हम नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन एंड NO। ये तो कॉमन सी NO3- नाइट्रेट आयन, ये तो कॉमन सी बात हो गई। ये हो गया इसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसलिए एसिडिक नेचर बोल रहे हो क्योंकि यह H+ आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वह है नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह यह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह बिहेव करता है। नाइट्रिक एसिड एज HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये चाहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद हम इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप इसको एकदम आसान भाषा में समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वह एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी ऑक्सीडेशन करवाने वाला। ऑक्सीडेशन करवाने वाला जो ऑक्सीडेशन करवाता, जिसके चलते ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है।
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक बात आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और क्लास 10th में इसको पढ़ाया है। वहां भी यदि आपको जरूरत पड़े, आप प्लस 2 के विद्यार्थी हो, बट यदि जरूरत पड़े तो आप क्लास 10th के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक क्लासिकल कंसेप्ट है और 2 मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट क्या है, देखिए वर्ड है, ये वर्ड ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सी प्लस एडिशन, यानी ऑक्सीजन के एडिशन को आप ऑक्सीडेशन कहते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो थोड़ा देर के लिए समझिए कि ए में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, थोड़ा देर के लिए समझिए। तो ए में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और AO बना, तो जो इस ऑक्सीजन को देगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हमने पहले भी समझाया है, जो ऑक्सीडेशन के लिए इस ऑक्सीजन को देगा वही उसी को आप कहिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी को क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बात क्लियर? ऑक्सी एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन किसी में जुड़ेगा तो कोई ऑक्सीजन देने वाला होगा तब ना जुड़ेगा जी, कोई तो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन देगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मान लीजिए कि यहां पर हमने ये, थोड़ा देर के लिए समझिए कि हमने ए है कोई कंपाउंड और बीओ है कोई अदर। अब यह बीओ जो है इसको ऑक्सीजन दिया, तो बीओ क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। चूंकि ऑक्सीजन दिया, अब बीओ नहीं रहता तो ए में ऑक्सीजन नहीं जुटता, तो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखिए, अब चूंकि यहां से ऑक्सीजन हटा, यह बी में बदल गया, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी इस बात को आप सदा के लिए याद रखोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट चलता है, जस्ट अपोजिट चलता है। जिसका रिडक्शन हुआ वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वह रिड्यूसिंग एजेंट। बट एक क्लासिकल कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन के बारे में, फिर हम आगे की बात करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन को समझ लो। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी मान लीजिए कि यह सोडियम है और 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है, Na प्लस में बदल गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ये क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया और ये Cl माइनस में बदल गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन। ये सेकंड कंसेप्ट है, ये मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट कहता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत जगह काम देगा। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, उसको रिडक्शन। ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स प्रोसेस केमिस्ट्री का बेस है, समझना ही आपको पड़ेगा। खासकर ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट
इनऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पर भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा, हर एक स्टेप पर इसका जरूरत पड़ने वाला। तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन समझ, और संक्षेप में समझो कि इस बात को तो कतई नहीं भूलना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलिए, अब आपने कहा कि HNO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? वाई HNO3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह व्यवहार क्यों करता है? पहला प्रश्न ये है कि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? प्लस 2 में कई बार सवाल पूछा। अब इसके दो रीजन। पहला रीजन, यदि हम HNO3 के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 में सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है -6 +1 +5, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म है। याद रखना, इस बात को हमने बताया भी था कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है और मिनिमम -3 हो सकता है। अब कहिएगा कि सर +5 मैक्सिमम क्यों हो सकता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा मेरी बात को आप ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। देखिए, यहां इसको हम समझा देते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 एंड 2p3, 3 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, जरा बात को समझना ध्यान से, और p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 2d, सॉरी यहां पर 2 होगा, गलती से लिखा गया 2 होगा। 2d तो होता नहीं है, 2d तो होता नहीं। आपको ये बात एकदम याद रखना है कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास 2d नहीं होता है। एकदम ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनके पास 2d नहीं होता है, क्योंकि 1s के बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, यानी d ऑर्बिटल का अपीयरेंस थर्ड पीरियड से। उस कंसेप्ट में आपको 1% का भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इस बात को समझ। अब चलिए, अब ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, कितना ले सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है यहाँ पेयरिंग के लिए, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, यानी 3 लेगा तो -3, और 1 निकाल सकता है, 2 निकाल सकता है, 3 निकाल सकता है, 5 निकाल सकता है, यानी +5। अब इससे ज्यादा यह इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का HNO3। अब ये बंदा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना निकाल सकता है, अब इसके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अभी इलेक्ट्रॉन निकाले, तो अब ये क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकता है, यानी यह नाइट्रोजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एक बात को आप समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा। वाई नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कहोगे कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह मैक्सिमम है, +5 है,
एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहां पर अब निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 वो है, 5 तो निकाल चुका है, +5 मतलब 5 निकाल चुका। अब इसका मजबूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन को यह गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने को हम रिडक्शन कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात को समझ गए। और दूसरा रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है कि HNO3 जो है, HNO3 आगे हम आपको बताएंगे कि यह मुख्य रूप से NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर 3 ऑक्सीजन है और यह प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनाता है NO2, यानी यह एक और ऑक्सीजन यहां पर देगा। इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन यह देगा। नेसेंट ऑक्सीजन देगा यह, और नेसेंट ऑक्सीजन देने के चलते, नेसेंट ऑक्सीजन देने के चलते यह नेसेंट ऑक्सीजन देगा, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कोई यदि आपसे पूछे कि व्हाई नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहोगे कि इन नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट आल्सो गिव नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यही कारण है कि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अब बात ये उत्पन्न होती है कि यह किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो आप कहोगे कि इट ऑक्सीडाइज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। यह मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। लेकिन याद रखना, बट ऑक्सीडेशन इज mainly depend on concentration of nitric acid, mainly depend on concentration of HNO3। नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेशन पर यह मुख्य रूप से डिपेंड करता है। ठीक है। अब कंसंट्रेशन की बात करोगे तो नाइट्रिक एसिड आइदर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, या तो कंसंट्रेटेड हो सकता है, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, और डाइल्यूट मतलब पनिगर, जिसको कहते हो पतला। पनिगर ज्यादा सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, पतला, या पनिगर जिसको बोलते हो पतला, उसको क्या बोलते हैं, पतला माने गाढ़ा है और पतला। तो it oxidize metal as well as non-metal, but oxidation is mainly depend on the concentration of nitric acid। और नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है कि कॉन्क है। ठीक है, डाइल्यूट है कि कॉन्क है। अब तीसरा बात देखिए, अगेन आप इसको देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। यह किसको, अब यदि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की हम बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की बात करें, तो किस मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये नोबल मेटल है, नोबल मेटल लाइक गोल्ड, Au एंड प्लेटिनम, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। पहला बात ये आप याद रखो।
और दूसरा बात आप ये भी याद रखोगे, कुछ ऐसे मेटल हैं जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं तो उनके सतह पर मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं, जैसे क्रोमियम है या अल्मुनियम है, तो इनके सतह पर मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, इसलिए इनको भी यह ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन ये दो ऐसे मेटल हैं नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्रोमियम अल्मुनियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इनके सतह पर मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब एकदम आसान है। अब इसके बाद यदि हम मेटल के ऑक्सीडेशन की बात या नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले समझिएगा मेटल या नॉन मेटल। तो अब यहां पर हम इसको, अब यहां से प्रश्न होता है और लास्ट में हम आपको प्रश्न बताएंगे कि प्रश्न क्या क्या होता है, और उस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पर। प्रश्न बार बार पूछता है हम, और हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चंस होता है, इसलिए प्रश्न को रिपीट करता है, जेई और नीट पे भी रिपीट करता है, जरा ध्यान समझिएगा। तो हम पहली बात कर लें, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय कॉन्क नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेटेड कॉन्क नाइट्रिक एसिड, कॉन्क नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, उसके द्वारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है। तो अब आपको हम बता दें, यहां पर एक दो बात याद रखोगे कि चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, मेटल हो और नॉन मेटल, मेटल हो या नॉन मेटल, नाइट्रिक एसिड दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल और नॉन मेटल, आइदर मेटल और नॉन मेटल, आइदर मेटल और नॉन मेटल, कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइज्ड अदर but itself reduced into NO2 गैस। ये दूसरे को आइदर मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज तो जरूर कर देगा, लेकिन अपने रिड्यूस्ड हो जाता है NO2 में, अपने रिड्यूस्ड हो जाता है NO2 में और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा कॉन्क। लेकिन यही यदि डाइल्यूट रहेगा तो हल्का सा रिएक्शन में ट्रैकिंग आएगा, बार बार बोलते हैं हल्का सा रिएक्शन में ट्रैकिंग आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और खासकर क्वेश्चन कहां से क्रिएट होगा हम आगे आपको बात करेंगे। ठीक है, अब जो आपका एनसीईआरटी या +2 का सिलेबस है, वे सारे रिएक्शंस को हम एक एक करके लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यानी मेटल और नॉन मेटल को तो ऑक्सीडाइज करेगा, इट सेल्फ रिड्यूस्ड इनटू NO2, यानी यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, नाम दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर भी हमने पहले बनाया है, ब्राउन कलर का है, या ब्राउन कलर्ड गैस है। बार बार ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में और भी बातें पूछता है। चलिए, मान लीजिए कि हमने यहां लिखा कॉपर, और कॉपर का यदि रिएक्शन हम HNO3 कॉन्क से करते हैं, हम कॉन्क से करते हैं, तो ये बदल जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन कलर का गैस बनेगा। ठीक है। सेम रिएक्शन यदि हम जिंक के साथ करते हैं, यदि कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O बनेगा। बैलेंस आप कर लेना बेटा, बैलेंस आप बाबू कर लीजिएगा। बात समझ में आई? यानी कॉपर के नाइट्रेट, जिंक के नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सारे रिएक्शन यदि कॉन्क आप लिए हो तो हर एक जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ब्राउन कलर्ड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अगेन यदि हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है? कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3। अब इसको जरा देखिए, कॉन्क HNO3 नॉन मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो अब नॉन मेटल में हम बात करते हैं तो देखिए, यह आयोडीन को पहले यहां पर हम लिख लेते हैं I2, आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है HiO3, आयोडिक एसिड। क्लोरिक एसिड जैसे पढ़ा है ना HClO3, उसी तरीके से यह आयोडिक एसिड है HClO3 क्लोरिक एसिड, इस तरीके से आयोडीन से बना दिया आयोडिक एसिड। यदि हम फास्फोरस की बात करें तो इसको यह कन्वर्ट कर देता है फास्फोरिक एसिड में H3PO4, फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। प्यारे बच्चों इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, सल्फर को अब आप समझ गए होइएगा कि सल्फर को किसमें बदलता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है। और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आपको हम बस इतना ही बात आपको याद रखना है, इससे आपको रिएक्शंस इनऑर्गेनिक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यदि इतना बात आप याद रखते हो तो क्वेश्चन आपका निश्चित बन जाएगा। यह आयोडीन को आयोडिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन? कॉन्क नाइट्रिक एसिड। बेटा कभी भी डाइल्यूट की बात मत करना, यहां पर कॉन्क नाइट्रिक एसिड हम बोले जा रहे हैं, उस समय से डाइल्यूट का अलग कहानी होगा। ठीक है। अब सेम चीज जब भी आप कॉन्क लीजिएगा तो प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, कॉन्क लीजिएगा प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब एक एक रिएक्शन देखिए, I2 प्लस HNO3 कैसा बाबू? कॉन्क। I2 को HNO3 किसे बदल देगा? आयोडिक एसिड में HiO3 प्लस कॉन्क है तो NO2 बनेगा और वाटर। याद, रिएक्शन लिखने में कतई दिक्कत नहीं। P4 लोगे, सेम HNO3 लोगे, कैसा बाबू? कॉन्क, नो डाइल्यूट, पनिगर नहीं, गाढ़ा लेना है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। सिमिलरली यदि आप सल्फर लेते हो, नाइट्रिक एसिड कॉन्क लेते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बनाएगा प्लस NO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। कार्बन यदि लेते हो, HNO3 कॉन्क लेते हो,
याद रखना कौन की बात कर रहे हैं हम, डाइल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। डाइल्यूट में कहानी बदल जाएगा, याद रखना इसको। CO2 होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस निकलेगी और पानी। क्लियर? बात इतना समझ में आ गई? तो आपने कहा क्या, आपने कहा क्या कि सर चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, यदि हम कॉन्क HNO3 लिए हैं तो हमारा मुख्य रूप से और तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, इट सेल्फ रिड्यूस्ड इनटू NO2, NO2 में बदल जाएगा, NO2 में बदल जाएगा। बाकी रिड्यूस करने के लिए अपने रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, बाकी जिसको ऑक्सीडाइज करना है आयोडीन, आयोडिक एसिड में फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड में सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन देखो सब में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आयोडीन में ऑक्सीजन, फास्फोरस में ऑक्सीजन, सल्फर में ऑक्सीजन, सब में सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला जुड़ रहा। अब जरा देखिए, अब हम ऑक्सीडेशन बाई डाइल्यूट HNO3। अरे बाबू यदि हम डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं तब यह कैसा ऑक्सीडेशन शो करता है? तो इसका मात्र दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है, मात्र दो, और सवाल वहीं से पूछता है और बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएटिंग है। सुनो जरा, यदि हम कॉपर को आपको रिएक्शन करवाते हैं HNO3 डाइल्यूट, ठीक है, तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, अब यहां पर बनता है NO प्लस H2O, NO, ठीक है। अब एक ट्रिक भी आपको हम देंगे, वहां से आपका कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर आप साथ। यदि हम जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, ये जिंक को भी ऑक्सीडाइज करेगा डाइल्यूट HNO3, यहां पर जिंक बदल जाएगा जिंक नाइट्रेट में, प्लस यहां पर N2O बन जाएगा और ये बन जाएगा H2O। ये दोनों रिएक्शन महाVVI है, इसको कहो महाVVI। अब कहोगे कि गुरुजी महाVVI काहे कह रहे हैं? नीट और जेई के प्रश्न का श्रृंगार बढ़ाता है प्रश्न पत्र का क्वेश्चन, इसलिए बढ़ाता है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। ये कहेगा कि व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मे बी एनीथिंग। तो याद रखना है कि कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए यहां पर -2 + 2, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आए हैं -2 + 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है, यानी यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यही तो ऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का नाम क्या है कमर्शियल नेम, इसे नोन वेल नोन है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। हा हंसने वाला है, सुना दोगे तो हंसने लगेगा। तो जिंक के साथ नाइट्रस ऑक्साइड, कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये दो रिएक्शन आप याद रखना, दो रिएक्शन याद रखना, ठीक। अब चलते चलते हम आपको बता दें कि मात्र आपको 3 ही रिएक्शन याद रखने हैं, 3 ही बात याद रखनी है। अब कहोगे कि मात्र 3 बात, सर समरी यही समझ लो, मात्र 3 बात कौन याद रखना है? तो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, और सब तो रिएक्शन आप लिख लोगे। कॉन्क HNO3 के साथ यदि रिएक्शन करोगे तो बनेगा नाइट्रोजन
डाई ऑक्साइड NO2 NO2। और यदि डाइल्यूट HNO3 लोगे, डाइल्यूट HNO3 लोगे तो कॉपर क्या देगा जी? NO। और जिंक क्या देगा जी? N2O। नाइट्रिक और नाइट्रस। मात्र इतना ही बात आपको मुख्य रूप से यहां पर याद रखना है। और हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर को पलट के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, शायद ही ऐसा कोई साल होगा जिस साल 2 रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड का नहीं दिया। अब देख लीजिएगा, कभी मेटल का देगा, कभी नॉन मेटल का देगा, कभी जिंक के साथ देगा, कभी कॉपर के साथ देगा, कभी डाइल्यूट देगा, कभी कम देगा, लेकिन देगा जरूर। तो ये इतना आप याद रखना कि जिंक के साथ कॉपर के साथ NO, जिंक के साथ NO2, और जब कम लोगे तो चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो, हर एक जगह क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कॉमन बात हो गया, डाइल्यूट के साथ आपको ये काम करना। अब याद रखना एक ट्रिक, यहां पर जिंक के साथ कोई नाइट्रिक को मार देता है, कोई कॉपर के साथ नाइट्रस को मार देता है। तो याद रखना, देखना यहां Zn में एक ट्रिक याद रखना, Zn में N है, Zn में N है ना बाबू, Zn में N है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन यदि हो तो याद रखना, Zn में N है तो एक N अधिक रहेगा जिंक के साथ, यानी बाकी सब में यहाँ एक N है, यहाँ एक N है। ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ एक N है, यहाँ एक N है, तो Zn में एक N बढ़ जाएगा, N2O होगा। यहाँ पर केवल एक N है, यहाँ पर 2 N है। चूंकि एक N ज्यादा है कॉपर में, N ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन एक बढ़ा देना। इधर N तो इधर भी एक N बढ़ा देना, यही ना आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें एक N बढ़ा देना, वो N बढ़ रहा है ना, कॉपर है और यहाँ Zn है, तो ये N अल्फाबेट बढ़ रहा है, इसमें भी एक N बढ़ा देना, इसमें भी एक N बढ़ा देना, एक N। बस यही आपको कंफ्यूजन है बाबू, यही आपको कंफ्यूजन है, तो एक N बढ़ा देना। कॉपर में कोई N नहीं है, NO कर दिया। कॉपर में नो N, नो NO, कॉपर में नो N, NO। और जिंक में एक N है तो NO में एक N बढ़ा तो N2 हो गया। और यही अगर हमें यही क्वेश्चन और पूछ देता है नाइट्रस बनेगा कि नाइट्रिक बनेगा, खूब पढ़ता है या कोई ट्रिक वगैरह नहीं उसके दिमाग में है, तो कभी नाइट्रस मार देता है, कभी नाइट्रिक मार देता है, गलत संभावना बढ़ जाती है। ये सारी बातें हुई। तो हमको जहां तक ये इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड आप समझ गए होइएगा। और ये सारी बातें हम आपको पुनः बता दें एक बार कि ये जो है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जो है आइदर मेटल और नॉन मेटल, कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइज्ड बट इटसेल्फ रिड्यूस्ड इनटू NO2। कब? जब HNO3 क्या रहेगा? कॉन्क रहेगा। आइदर मेटल और नॉन मेटल, कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइज्ड बट इटसेल्फ रिड्यूस्ड इनटू NO2, अपने NO2 में बदल जाएगा। तो कॉन्क में कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपने देखा। हाँ, अब नॉन मेटल को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये भी आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा कि आयोडीन को यहाँ आयोडिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब बाकी जब इतना आपको मालूम है कि आयोडीन को आयोडिक में, फास्फोरस को फास्फोरिस में, तो बाकी NO2 और H2O तो कॉमन रिएक्शन आराम से लिख दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, यदि डाइल्यूट है तो डाइल्यूट है तो कॉपर नाइट्रेट बदलेगा, लेकिन कॉपर के साथ NO निकलेगा और जिंक के साथ N2O निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके लिए हमने आगे आपको ट्रिक भी बताया कि कॉपर में Cu में नो N तो नो NO, जिंक में एक N बढ़ गया। देखिए कॉपर में N नहीं है, जिंक में एक N है, तो NO में एगो N बढ़ा दीजिए, N2।
ओके, तो ये हल्का सा ट्रिक आप यूज कर लीजिएगा। और ये इसका जो रिएक्शंस है नाइट्रिक एसिड का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, निश्चित पूछता है रिएक्शन। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जेईई नीट को भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आज का ये रहा ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। कल जब हमसे आप मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना, तो उसको नाइट्रेट आयन का एक टेस्ट है, ब्राउनिंग टेस्ट कल बता करके, और नाइट्रोजन को खत्म करेंगे हम। फिर सेकेंड एलिमेंट 15 ग्रुप का फास्फोरस की चर्चा करेंगे। आप रेगुलरली सारन गुरु के सभी वीडियो को वॉच करते रहें और अपना प्यारा सा कमेंट तो जरूर ही लिखें। कोई सजेशन है, सुझाव है, आप कमेंट में लिखें। धन्यवाद।